हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो में हम कुछ नया जानेंगे। ये हमारे क्लास 11th का ही एक टॉपिक है। अगर आप एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारे बिजनेस में हमको लॉस हो सकता है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और डेली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत सारे नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नया नया इस वर्ल्ड में, इस पूरे हमारे इकोनॉमी में नया नया कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और कई बार ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि किसी किसी के जो बिज़नेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनका बिजनेस उनको बंद करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से एक जो पर्सन है, एक जो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेता है पर वो उसको लंबे समय तक चला नहीं पाता। उसके कुछ कारण हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिजनेस को सेटअप करते टाइम। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाए और आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो ठीक से काम ना करे, जिस वजह से बिज़नेस को बंद भी करना पड़ सकता है, लिक्विडेशन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ 7 बेसिक फैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कि बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो आपके बिज़नेस में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। ये तो सबसे बेसिक है। देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास में एक आइडिया होना चाहिए कि आप जो है वो कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बिजनेस करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम ध्यान से समझें तो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाहते हो या फिर आप कॉमर्स सेक्टर में जाना चाहते हो। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहे हैं या कॉमर्स सेक्टर में जा रहे हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर यही होता है एक बिजनेस के लिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं बिजनेस के। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बिजनेस जो है वो बेस्ट होगा। आप किस बिजनेस के बारे में जानते हैं या आपको किस बिजनेस की एक्टिविटीज को कैसे रन करना है ये आपको पता है। तो अपने बिजनेस को कैसे आप सिलेक्ट करें कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि आज की डेट में ना बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं बिजनेस के। आप अगर उठा के देखेंगे पूरे जो टाइप्स इस पूरे इकोनॉमी में है, बहुत सारे ढेर सारे टाइप्स हैं बिजनेस के आज की डेट में। पहले तो बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारे। तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाएगी कि आप जो है वो कौन से टाइप का बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहली बात तो आपने कुछ ना कुछ एक बेसिक आइडिया सोच के रखा होगा कि मुझे जो है वो इस टाइप का बिजनेस करना है। तो आपका वो जो बिजनेस होगा वो 2 कैटेगरी में से किसी में से आएगा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो एक हो सकता है इंडस्ट्री, है ना, और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है आपका कॉमर्स। ठीक है ना, तो या तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट होगा या तो वो कॉमर्स सेक्टर का पार्ट होगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इंडस्ट्री सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर हम कॉमर्स में जाना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं मतलब आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। अगर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है या जो आपका जो बिजनेस का टाइप है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो जाएगा। और अगर आपने सोच के रखा है कि मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोगों को, ठीक है ना, तो वो जो चीज़ आएगी वो आपके कॉमर्स सेक्टर में आ जाएगी। सबसे पहला काम यहाँ पर ये हमको करना पड़ेगा। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप इन दोनों में से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इंडस्ट्री में जाना है या आपको कॉमर्स में जाना है, तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कस्टमर पे। देखो, कोई भी जो बिजनेस है या कोई भी एक्टिविटी है
वो तब सक्सेसफुल होती है, वो ये देखती है कि आप जो है वो लोगों की समस्या को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक समस्या ढूंढोगे, एक प्रॉब्लम ढूंढोगे जो लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, कि लोगों के पास में क्या समस्या है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप दे पा रहे हैं तो ही आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाह रहा है हमसे, कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेसमैन से। अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको बिजनेस के टाइप को सिलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये आपको देखना होगा कि दोनों ही सेक्टर में से कौन से सेक्टर में हमको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो सकता है। कस्टमर की डिमांड को या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ों पे ध्यान दे दिया, अगर आपने ये दोनों कॉम्बिनेशन को समझ लिया अच्छे से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के टाइप का बड़े आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सबसे पहले तो ये कर लिया कि अगर हमने बिजनेस के टाइप को सिलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, अभी तो आगे और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो हमको यहाँ पे क्रॉस करने हैं। तो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है, दैट इज साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है कि हमारा जो सेक्टर है वो इंडस्ट्री सेक्टर का है या हमारे कॉमर्स के सेक्टर में आ रहा है हमारा बिजनेस, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका साइज क्या होगा। साइज मतलब क्या होगा कि बहुत बड़ा स्केल में आप बिजनेस करना चाह रहे हो या छोटे से अमाउंट में बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने लेवल में आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो बिज़नेस है वो कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा कि हमारा जो बिज़नेस हम स्टार्ट करने वाले हैं वो किस साइज़ का होगा। तो साइज़ मतलब क्या होगा कि वो लार्ज स्केल का बिज़नेस होगा या स्मॉल स्केल का होगा या मीडियम स्केल का होगा। इन तीनों ही स्केल्स में आपको डिसाइड करना पड़ेगा और ये डिपेंड करेगा आपके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपको लगता है कि आप जिस भी फील्ड का या जिस भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने का आप सोच रहे हैं उस बिजनेस में आप अगर बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसमें लार्ज स्केल में जा सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप अभी नए नए बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको छोटे छोटे यूनिट्स में आपको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। आपको कम कैपिटल लगाना चाहिए। कम कैपिटल लगाने से क्या होगा, रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा तो आपको लॉसेस भी कम होंगे। लेकिन अगर आपने एकदम से लार्ज अमाउंट में कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया तो लार्ज अमाउंट में अगर कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिस वजह से आपको लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बियर करने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो आप जा सकते हैं लार्ज स्केल पर। और अगर आप नहीं है कॉन्फिडेंट, आप अभी नए नए हैं, तो आपको स्मॉल स्केल से या फिर मीडियम स्केल से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हमारा होगा हमारे सेकंड स्टेप में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस। देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है बिजनेस के लोकेशन, कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वो किस लोकेशन में आपको स्टार्ट करना है। ये आपको अगला स्टेप आपको लेना होता है। अगला स्टेप में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और जो स्टेप्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बिजनेस के लोकेशन के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके हम लोकेशन को डिसाइड करेंगे कि यार मेरा जो बिजनेस एक्टिविटी होगा वो इस लोकेशन में होना चाहिए या अलग कोई लोकेशन में होना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का टाइप क्या है। सबसे पहले या तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा आपका बिजनेस या फिर वो कॉमर्स सेक्टर से रिलेट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेट करता है तो आपको अपना जो बिजनेस है उसका लोकेशन आपका क्या होना चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, जहां पर आपको वर्क फोर्स जो है वो बहुत आसानी से मिल जाए, जहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आसानी से मिल जाए। तो ये सारे कुछ फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करके बताएंगे हमको कि हमारे बिजनेस का लोकेशन क्या होना चाहिए।
सो अगर मान लेते हैं कि आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और आपने बिना सोचे समझे क्या कर लिया, किसी भी लोकेशन में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, तो आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी, ठीक है, जिससे कि आपके बिजनेस में आपको बहुत सारा लॉस आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपकी लोकेशन क्या होगी। तो कुछ फैक्टर होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अपनी लोकेशन को हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर बिजनेस को स्टैब्लिश करना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब देखो क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के, बिना मनी के कोई भी बिजनेस जो है वह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके पास में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल नहीं होगा तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये करना होता है, कुछ बातें इसमें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपने अपने कैपिटल को डिसाइड कर लिया कि आपको कितना कैपिटल का ज़रूरत है, ठीक है ना, कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको क्या है वो तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया किससे, साइज ऑफ द बिजनेस से। क्योंकि अगर आपको साइज बहुत बड़ा रखना है तो कैपिटल का साइज भी बड़ा रहेगा, या अगर आपके पास में कैपिटल बहुत बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को लार्ज स्केल में स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपका साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, मतलब आपके पास में जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपने डिसाइड कर ली है कि आपको किस अमाउंट का कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसमें यह करना होता है कि जब कभी भी एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो ना बिजनेस के अंदर कुछ फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और कुछ जो होती हैं वो करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। देखो कुछ एसेट्स ऐसी होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले है लैंड, ठीक है ना, लैंड हो गया, या फिर बिल्डिंग्स हो गई, या फिर मशीनरीज हो गया, या फिर इक्विपमेंट्स हो गए। ये सब जो चीज़ें आती हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल्स में आती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास जो टोटल कैपिटल है उस पूरे टोटल कैपिटल में से कितना अमाउंट हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाने वाले हैं और कितना अमाउंट हमारा करंट एसेट्स में जाएगा। सो करंट एसेट्स मतलब जितना आपका रॉ मटेरियल में खर्चा होने वाला है, या जो स्टॉक आप मेंटेन करने वाले हो, या आपके जो डेट्स हैं, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये सब आ जाता है हमारे करंट एसेट में। तो एक बिजनेसमैन को ये करना होता है कि उसके पास में जितना भी टोटल कैपिटल रहता है हाथ में, उसमें से उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्रपोर्शन बनाना पड़ेगा कि हमें हमारे टोटल कैपिटल में से कितना कैपिटल हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे और कितना कैपिटल हम हमारे करंट एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है ये। अगर इसमें गलती कर देते हैं तो आपका जो पैसा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आपने कोई मशीन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपको किस टाइप का मशीन आपको ख़रीदना था और आपने गलती से किसी अलग टाइप का मशीन खरीद लिया जो हमारे काम का नहीं है, तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर मशीन पे लगाया हुआ पैसा जो है वो ख़राब हो गया। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब कभी भी हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होंगे। तो ये था हमारा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। नेक्स्ट होता है हमारा फिजिकल फैसिलिटी। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जहां पर भी आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप वहां पर फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स और भी बहुत सारी जो सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ जो होती है ये अगेन आपके बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है, बिज़नेस का नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का साइज क्या है, नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ता है कि आपके पास में क्या फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। तो जब ये डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। भैया देखो वर्कफोर्स के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता, ठीक है, वर्कफोर्स तो चाहिए ही चाहिए है। देखो एक बिजनेसमैन अकेले वो सारे काम को नहीं कर सकता, उसके लिए उसको और लोग चाहिए होंगे काम को करने के लिए। एक अकेला आदमी हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता, इसीलिए वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स। अब कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है कि जिस काम के लिए हमने किसी को अगर अपॉइंट किया है
उस काम के लिए उस पर्सन में वो एबिलिटी होनी चाहिए जिस काम के लिए हमने उसको अपॉइंट किया है। इसके अलावा अगर हम लोग वर्क फोर्स की बात करें, यहाँ पर वर्क फोर्स में कमिटेड वर्क फोर्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वर्क फोर्स क्या होगा कि जो लोग काम करने वाले होंगे हमारे बिजनेस में, हमारे साथ साथ जो लोग और हमसे जुड़ेंगे, जो हमारे साथ साथ काम करेंगे हमारे बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग जो होंगे वो स्किल्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनस्किल्ड होंगे, तो हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तो कमिटेड वर्क फोर्स मतलब क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें ये प्लान करके रखना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हम कैसे मोटिवेटेड रखें काम के लिए, ठीक है? क्योंकि आज का टाइम ये नहीं है कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते आप, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा अपने काम के लिए, ठीक है? तो अगर वो मोटिवेटेड होगा तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद से ही मोटिवेटेड पर्सन है तो वो क्या करेगा, आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम करके वो देगा आपको, अगर वो मोटिवेटेड है। तो आप किसी से भी ज़बरदस्ती तो काम करवा नहीं सकते, है ना? तो हमें ये करना होगा, हमें ये प्लान करना होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस के अंदर काम करेंगे, चाहे वो स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो अनस्किल्ड हो सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। तो अगर स्किल्ड है तो उनका नॉलेज हमें और इम्प्रूव कराना होगा, और अगर अनस्किल्ड है तो उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, ये सब बातें आपको पहले से सोचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया पर आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। अगर आप इस बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आपको स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको लॉन्ग रन में इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो खामी है, वो आपको दिखने लगेगी बाद में, ठीक है? तो इसको अवॉइड हम नहीं कर सकते, इसको भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, बस अब हमारा बिजनेस स्टार्ट होने ही वाला है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी टैक्स प्लानिंग। भैया ये तो ज़रूरी है भाई, हमारे सरकार के लिए हमें सोचना पड़ेगा और हमारे देश के लिए हमको सोचना पड़ेगा। टैक्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए ही होता है, हमारे देश के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अब इसमें टैक्स प्लानिंग में क्या कहा गया है, देखो हम जानते हैं कि आज के टाइम में अगर हम टैक्स को लेके बात करें, एक बिजनेस के टैक्स को लेके बात करें, तो बहुत सारे लॉ आ चुके हैं टैक्स के बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है? तो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास में इसकी नॉलेज भी होना चाहिए, आपको टैक्स की प्लानिंग भी करते आना चाहिए। आपको प्लान करना चाहिए कि अगर हम जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो सकता है या फिर कॉमर्स सेक्टर का हो सकता है, किसी भी टाइप के आप बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें लगने वाले टैक्स लॉ का आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टैक्स लॉ बहुत सारे आ चुके हैं और अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग तरह के टैक्स लॉ लगते हैं, इसीलिए हमें इसका ज्ञान होना चाहिए और हमें प्लान करना चाहिए कि हम जो टैक्स है वो कैसे इसको देंगे और किस तरह से टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। इन सब के लिए आपके पास में पहले से पूरी तैयारी होनी चाहिए टैक्स को पे करने के लिए। जब आप इन सभी स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हो, अच्छी तरह से उनको समझ लेते हो, तब जाके आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। यहां से अब आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हो, इन सभी को समझने के बाद, अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद, हर किसी चीज़ का नॉलेज ले लेने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस एंटरप्राइज को लॉन्च कर सकते हो। इसका ध्यान रखें आप, यहाँ से फिर आपका बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो ये पूरी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करने की जितनी भी प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पर जो पर्सन इस काम को करता होता है उसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर, राइट? तो इस तरह से हम अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आप इन सभी स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो, अच्छी तरह से इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। तो आप अपने बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो बस यही हमारा काम है और यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आप अपने बिजनेस को जब लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर लेनी होगी। जो जो भी हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही हम अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं,
ठीक है। फिर जब आप बिज़नेस को लॉन्च कर देते हैं, जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको उसमें वर्क करना है, उसमें खूब मेहनत करनी है और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपको सोचने पड़ते हैं कि आपको बिज़नेस को कैसे रन करना है और कैसे उसको बढ़ाना है, जिसमें कि जैसे कि मान लेते हैं सेल्स प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, और आजकल तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपने बिज़नेस के स्कोप को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बट किसी भी छोटे बिज़नेस को या कोई भी बड़े बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले इन स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो था वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।